हसमतपेट 264 डिवीजन में 11वीं शरीफ के मौके पर बड़ी शान, अकीदत और अमन के साथ जुलूस और सेलिब्रेशन का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट मलकाजगिरी कमिश्नरेट ने बेहतरीन और सख्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए। पूरे प्रोग्राम की निगरानी में एडिशनल डीसीपी राम कुमार, एसीपी गोपाल कृष्ण मूर्ति, बेगमपेट पुलिस, एसीपी गोपीनम, एसीपी सुब्बैया गोपालपुरम, अलवाल एसएचओ ए प्रशांत, बोइनपल्ली एसएचओ तिरुपति राजू, डीआई वीरा बाबू, डीआई आनंद, एसआई तरुण कुमार रेड्डी, एसआई राघवेंद्र रेड्डी, एडमिन एसआई शिवशंकर, सेक्टर एसआई किरण नंदिता, इंटेलिजेंस पुलिस ऑफिसर शैलेंद्र सिंह और एसबी पुलिस कॉनिटा शिवैया अन्ना भी ड्यूटी पर मौजूद रहे और पूरे जुलूस के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखे। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से प्रोग्राम पूरी तरह अमन, डिसिप्लिन और निज़ाम के साथ मुकम्मल हुआ और कहीं भी किसी किस्म का नागवार वाकया पेश नहीं आया। 11वीं शरीफ का यह प्रोग्राम अल्ताफ राजा ने किया और उन्हीं की क़ियादत में मुनज़्ज़म किया गया। अल्ताफ राजा ने कहा कि 11वीं शरीफ सेलिब्रेशन मजहबी हम आहंगी, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है और ऐसे प्रोग्राम से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ यानी हिंदू मुस्लिम के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद मजबूत होता। 11वीं शरीफ सेलिब्रेशन के दौरान ख़ास दुआओं का एहतमाम किया गया, जिसके बाद एक बड़ी रैली निकाली गई जो हसमतपेट डिवीज़न 264 से शुरू होकर हसमतपेट डिवीज़न 264 में ही ख़त्म हुई। हज़ारों अक़ीदतमंदों और लोकल लोगों ने शिरकत की और पूरा माहौल अमन और रवादारी से भरा हुआ नजर आया। इस मौके पर कई सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मलकाजगिरी एमएलए मर्री राजशेखर रेड्डी, ओल्डबनपल्ली कॉरपोरेटर मुद्दम नरसिम्हा यादव, टीपीसीसी वाइस प्रेसिडेंट और कुकटपल्ली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज बंडी रमेश और फॉर्मर बोर्ड मेंबर पांडू यादव ने चीफ गेस्ट के तौर पर प्रोग्राम में हिस्सा लिया और साथ ही पप्पू पटेल और बोइनपल्ली मार्केट चेयरमैन आनंद बाबू भी शामिल थे। इसी के साथ एआईएमआईएम से कंटेस्टेड कॉरपोरेटर उमर भाई भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम शहर में अमन और भाईचारे को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। आपको बता दूं कि उमर भाई इस इलाके में कई सालों से अपनी खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं और उमर भाई ने कई बड़े बड़े मसलों को अपनी समझदारी और सूझबूझ से हल किया है। साथ ही बस्ती के लीडर हकीम भाई, जो हमेशा लोकल लोगों की मदद और सामाजिक कामों में आगे रहते हैं, इन्होंने भी प्रोग्राम में शिरकत की और ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद दी। जो मेहमान यहां पर आए, मेहमानों ने कहा कि 11वीं शरीफ सेलिब्रेशन सिर्फ एक मजहबी प्रोग्राम नहीं बल्कि समाज में अमन और एहतियात का निशान है और इस तरह के प्रोग्राम को मुस्तकबिल में भी रवादारी के साथ मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। आखिर में मेहमानों और पार्टिसिपेंट्स ने अल्ताफ राजा और तमाम ऑर्गेनाइजर्स को इस कामयाबी और पुरअमन प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद दी और शहर में हमेशा अमन और भाईचारे के लिए मिलजुल कर काम करने का पैगाम दिया। आपको बता दूं कि बोइनपल्ली एक ऐसा इलाका है सिकंदराबाद का जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ मिलकर कई सालों से अमन और अमान के साथ रह रहे हैं और यहाँ पर के जितने भी लीडर्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलकर किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। तेलंगाना म्यूनसिपल इलेक्शन से पहले कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच एक बार फिर दोस्ती में दरार देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान में कहा था कि मुल्क में सबसे बड़ा फेंकू दिल्ली में है, लेकिन एक छोटा फेंकू भी है जो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनकर बैठा हुआ है और इस छोटे फेंकू ने जो 6 वादे किए थे वो वादे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा निशाना कांग्रेस की तरफ था और आपको बता दूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में निर्मल के अंदर एक स्पीच दिया था। कहा था कि बीआरएस कांग्रेस ने अवाम से सिर्फ वादे किए हैं और अवाम के वादे पूरे नहीं हो सके हैं, इसीलिए अगर से एआईएमआईएम को एक मौका मिलेगा तो अवाम के मसाइल को हल करेंगे। तो यहाँ पर सब लोग इसी के इंतजार में थे कि कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर की तरफ से बयान आ गया है। ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క చరిత్ర. దీన్ని విశ్లేషించి వీళ్ళకి ఒక్కటి వీళ్ళ దేవుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. ఉత్తగా రాముడి పేరు చెప్తారు కానీ రోజు దండం పెట్టుకునేది అసదుద్దీన్ ఓవైసీకే. तो यहाँ पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी का असल सहारा या जिस चीज़ पर वो सियासत खड़ी करते हैं वो भगवान राम के नाम पर नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी का नाम है। इनका कहना था कि बीजेपी हर इलेक्शन में लोगों से वोट मांगने के लिए बार बार ओवैसी का हवाला देती है। वो ओवैसी के नाम को डर और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करती है ताकि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा सके। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी जो अपने आप को धर्म और भगवान के नाम से जोड़ती है, असल में इनकी सियासत सिर्फ तकसीम और नफरत पर चल रही है। इनका कहना था कि नेता खुद को राम भक्त कहते हैं, वो असल में राम के नाम पर अमल नहीं कर रहे बल्कि दिन रात सिर्फ एआईएमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर सियासत करते रहते हैं। ये बात इस चीज़ का सबूत है कि बीजेपी के पास अपना कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं बचा।
चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि बीजेपी ने ओवैसी को एक पॉलिटिकल स्केरक्रो यानी एक डर का पुतला बना दिया है। मतलब जब भी उन्हें वोट चाहिए होता है तो वो लोगों को डराने के लिए ओवैसी का नाम आगे कर देते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ सके और वोट पोलराइज हो जाए। रेवंत रेड्डी के मुताबिक ये तरीका सियासत का सबसे कमज़ोर और घटिया तरीका है जो सिर्फ कम्युनल हेटेड को जन्म देता। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद लोगों के दिल और दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है कि क्या चीफ मिनिस्टर एआईएमआईएम बीजेपी के खिलाफ है या एआईएमआईएम की तारीफ करके बीजेपी के खिलाफ होने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी सेम ही है। और रेवंत रेड्डी गारू क्या बोलते बंडी साहब कि एमआईएम हमारे साथ है। अरे एमआईएम पूरी दुनिया को, पूरे तेलंगाना को मालूम है एमआईएम और तुम एक ही थाली में बैठकर हैदराबाद की बिरयानी खाते हैं। हमको बताना नहीं एमआईएम किसके साथ है। बंडी गारू एमआईएम की मत्तम डोर क्लोज చేయాలి ఇవాళ షట్టర్ క్లోజ్ పర్మనెంట్ ఒక్క సీట్ కూడా एक भी सीट एमआईएम को यहां जीतना नहीं चाहिए। अगर खून में भगवा है तो उनको इस बार गाड़ के इस जगह पे दिखाना है। तो अमरावती के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवनीत राणा को बुलाया गया है तेलंगाना के म्युनिसिपल इलेक्शन से पहले, और इससे पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को भी बुलाया गया। तो यहाँ पर नवनीत राणा का कहना है कि आने वाले तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन में एआईएमआईएम को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे बीजेपी वाले, और साथ ही एमपी कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता। तो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, बीजेपी का जो बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया जा रहा है तेलंगाना के अंदर, इससे साफ पता लग रहा है कि इस बार बीजेपी वाले फुल पावर के साथ इस म्युनिसिपल इलेक्शन को लड़ने वाले हैं और आने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारी ये अभी से यहीं से कर रहे। और बीजेपी ने पहले ही कॉन्फिडेंट के साथ कह दिया है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर तेलंगाना के अंदर खासतौर से बीजेपी की सरकार ये लोग बना कर रहेंगे। आपको याद दिला दूं कि जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे वहां पर भी कुछ बीजेपी के एमपी तेलंगाना से निकलकर सीधा दिल्ली पहुंच चुके हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तेलंगाना के अंदर धीरे धीरे बीजेपी वाले स्ट्रांग होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जीएचएमसी के इलेक्शन के अंदर भी बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी जिसने सभी को चौंका दिया। तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए चल रही हाई ऑक्टेन और पुरजोश सियासी मुहिम आज मंडे की शाम इख्तिमाम को पहुंच चुकी है। पिछले चंद हफ्तों से शहर और कस्बों में सियासी माहौल काफी गर्म रहा, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी पूरी ताकत के साथ आवाम तक पहुंचने की कोशिश करती नजर आई। कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी ने मिलकर तमाम 116 म्युनिसिपैलिटीज और 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जहां 11 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है। इस दफा मुकाबला 3 जमातों तक महदूद नहीं है, बल्कि कम से कम 15 ऐसे अर्बन लोकल बॉडीज है जहां 4 तरफा सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। इन शहरों और कस्बों में एआईएमआईएम भी इंतहाई सरगर्मी के साथ इलेक्शन कैंपेन चला रही है। एआईएमआईएम के मुख्तलिफ शहरी इदारों में घर घर जाकर पब्लिक मीटिंग्स और रैलीज के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है, जिसकी वजह से मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया। वहीं ग्राउंड लेवल की बात करें तो बीआरएस सबसे ज्यादा ग्राउंड लेवल पर स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, बाजी कहीं पर भी पलट सकती है। तो इस मरतबा इलेक्शन 2996 वार्ड्स के लिए हो रहे हैं। एआईएमआईएम ने टोटल 43 मुख्तलिफ अर्बन लोकल बॉडीज में 282 कैंडिडेट उतारे हैं। ज्यादातर शहरों में एआईएमआईएम सिर्फ 1 से लेकर 5 वार्ड्स तक की मुकाबला कर रही है, जबकि बाकी जमातें ज्यादा वसी सतह पर कंटेस्ट कर रही है। अगर हम पिछले म्युनिसिपल इलेक्शन की बात करें जो 2020 में हुए थे, उस वक्त बीआरएस ने अपनी ताकत दिखाई थी और 1686 सीट जीती थी। कांग्रेस उस वक्त दूसरे नंबर पर रही थी जिसने 569 सीट हासिल की थी, जबकि बीजेपी 293 सीट के साथ तीसरे नंबर पर थी। और उस वक्त इलेक्शन 120 म्युनिसिपैलिटीज और 11 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 3535 वार्ड के लिए हुए। लेकिन इस मरतबा तस्वीर कुछ और रंग दिखाने के लिए तैयार है। कौन जीतेगा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मुकाबला कांटे की टक्कर का है। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।